हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी कराना पर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी यानी सीटेट एग्ज़ाम जो होने वाला उसके लिए हिंदी पेडागोजी की वीडियो बनाई है। और ये इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं और ये 30 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए क्योंकि इनसे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को पढ़िए अच्छे से। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वहाँ जाके आप लोग मेरी और सारी वीडियो हैं जिसमें मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है। दूसरा देखिए, कुछ भाषण केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकते हैं। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है। भाषा इतिहास का खजाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, कुछ भाषण केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकते हैं, तो ये तो गलत है। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है, ये भी सही है। भाषा से पहचान अभिव्यक्त होती है। भाषा इतिहास का खजाना है, ये भी सही है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बीरा 7 माह की शिशु है। वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है? क्या भाषिक वाक या ध्वनिग्राम या बबलाना या कुंजन करना? तो वो क्या कर रही है? तो वो कुछ इस तरह की आवाज़ निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। तो वो क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर 3, बबलाना। और फ्रेंड्स, बच्चे कब जब बच्चे जन्म होता है तो रोना शुरू करते हैं, और जब 3 माह के होते हैं तो क्विंग करना शुरू कर देते हैं। 6 माह के होते हैं तो बबलाना शुरू कर देते हैं, और जब 12 महीने के होते हैं तो पहला शब्द बोलते हैं। और 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल के बच्चे होते हैं तो उनमें टेलीग्राफिक स्पीच भी आ जाती है, यानी पूरा सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ये शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो इसमें पूछा गया शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्या तेलुगु, हिंदी, तमिल या संस्कृत? तो इसमें जो शास्त्रीय भाषा नहीं है वो है हिंदी। हिंदी हम लोगों की देवनागरी भाषा है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। और जो हम लोगों की शास्त्रीय भाषा होती है वो 11 शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि ले आती हैं। वह अधिगम के लिए क्या कर रही हैं? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, वह अधिगम अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का उपयोग कर रही हैं। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषा सीखने में मदद कर रही हैं। वह चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। तो जो हमारा 4th नंबर ऑप्शन है उसका आंसर जो है फर्स्ट सही है।
यानी वह अधिगम और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का उपयोग करें। यानी अगर हम बच्चों को दिखा कर किसी चीज़ को समझाना चाहें तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? व्याकरण परक ज्ञान या व्यक्ति परक ज्ञान या घोषणात्मक ज्ञान या प्रतिक्रियात्मक ज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, यानी भाषा के बारे में जानना उससे संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर घोषणात्मक ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध है। तो क्या है? निष्कर्षात्मक है या मूल्यांकन परक या वैश्विक या स्थानीय? तो इसका जो राइट आंसर है और देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय बोध और वैश्विक बोध होता गया। स्थानीय बोध वो होता है जो गहनता यानी गहराई से पढ़ा जाए, पठन किया जाए। वैश्विक बोध उसे कहते हैं जो द्रुत पठन यानी जल्दी जल्दी तेजी से पढ़ा जाए, तो उस सरसरी तौर पे उसे वैश्विक पठन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? क्या निपुणता आकलन कहलाएगा या निदितात्मक परीक्षण या पोर्टफोलियो या सतत गर्भित आकलन? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? ये NEP 2020 में सबसे अच्छी नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। स्वच्छंद यानी स्वयं से लिखा गया लेखन। तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित करता है। क्या यह शिक्षार्थी को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है? शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8। तो इसका जो हमारा ये राइट आंसर है स्वच्छंद लेखन, मतलब बताया तो स्वयं से लिखना या शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सबसे सटीक और सबसे अच्छा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? द्वितीय भाषा यानी दूसरी भाषा शिक्षण व्याकरण के अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। नहीं पूछा गया यानी नेगेटिव आंसर पूछा गया। भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना, ये तो सही है, पॉजिटिव है। मतलब प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना, ये भी सही है। द्वितीय भाषा व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभिन्यास करना, ये भी सही है। द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हमारा ऑप्शन 4 निगेटिव है। तो यही हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वह उस विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े। यह है विस्तृत पठन, गहन पठन या निर्देशित पठन या आनंद के लिए पढ़ना। तो देखिए विस्तृत पठन क्या होता है? जो मतलब कि बिल्कुल विस्तार से पढ़ा जाए। गहन पठन
यानी गहनता से पढ़ने, यानी किसी उद्देश्य के लिए पढ़ाई की जाए। किसी सूचना को के लिए पढ़ा जाए। आनंद के लिए पठन, मतलब यानी सरसरी, मतलब व्यापक पठन। तो इसका जो देखिए पठन के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं: गहन पठन, बारीकी पठन, सरसरी पठन, व्यापक पठन। गहन पठन देखो किसी उद्देश्य के लिए पढ़ाई की जाती है। बारीकी पठन यानी बारीकी से पढ़ना। सरसरी पठन यानी जल्दी जल्दी से पढ़ना। और व्यापक पठन आनंद या मजे के लिए पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी गहन पठन। इसमें कहा गया है ना, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वह विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े। तो इसलिए गहन पठन ही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधे तरफ से पढ़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, या उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल, या उद्गामी पाठचर्या, या उद्गामी गुणधर्म। तो इमर्जेंट क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, इमर्जेंट इसको ही अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जिसमें वक्ता यानी बच्चा अपने माता पिता से सीखता। और औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो बच्चे यानी 3 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में जाना शुरू कर देते हैं, और जो वहाँ से सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल। एक छोटी बच्ची है तो वो अनौपचारिक तरीके से सीख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चौमास्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। क्या भाषा अर्जन उपकरण, या सार्वभौमिक व्याकरण, या बोधगम्य में निवेश उपकरण, या संप्रेषणात्मक दक्षता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, और देखो चौमास्की ने मतलब कि भाषा अर्जन भी दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? क्या समुदाय आधारित भाषा शिक्षण, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण, या सहयोगात्मक शिक्षण? तो ऑप्शन नंबर 13 जो है, देखिए इसमें कहा गया सकारात्मक अंतर्निर्भरता यानी पॉजिटिव, समूह रचना करना, फिर व्यक्तिगत जवाबदेही करना। तो इसमें क्या सब निकल रहा है? यानी कोलैबोरेटिव करके पढ़ रहे हैं, यानी सहयोगात्मक तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? सरल निवेश का प्रावधान, या वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना, या मानक शब्द भंडार से परिचित कराना, या तनाव मुक्त परिवेश दिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 है, जो इसका राइट आंसर देखो सरल निवेश प्रावधान होना चाहिए, वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना भी चाहिए, मानक शब्द भंडार से परिचित भी कराना चाहिए बच्चों को। तो सबसे जो इसका सही आंसर है तनाव मुक्त परिवेश दिया जाए, ये गलत है। तो यही इसका राइट आंसर है। द्वितीय भाषा अर्जन किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था स्टीफन क्रैशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कथाओं का कौन सा विधा बहुभाषावाद और बहुसांस्कृतिकवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है? क्या अविश्वसनीय बात यानी लेंदी टेल? आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर, लोक कथाएं, या आत्मकथा, या विज्ञान कथा? तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका हमारा राइट आंसर यानी लोक कथा नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन में से सही नहीं है? तो इसमें निगेटिव पूछा गया है। यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है, या यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो ये तो पॉजिटिव है।
यह विद्यार्थी की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये भी पॉजिटिव है। यह विद्यार्थी की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। ये भी पॉजिटिव है। तो इसका जो हमारा राइट, यही निगेटिव है, यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है, ये गलत है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 6 का अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करता है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री यानी कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना चाहती है, चित्रों को समझने की दक्षता विकसित करना चाहती है, चित्रों के माध्यम से कहानी की कल्पना कर पाना, या चित्रों की सराहना करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगा, यानी चित्र भी दिखा रही है, पूर्व ज्ञान से भी जोड़ रही है। तो जब वो पूर्व ज्ञान और चित्र दिखाएगी तो वो अनुमान लगाने के लिए ही कहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उसे समझ जाते हैं जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं। बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश में सृजन में भाग लेते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन आंसर। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न करते हैं, वयस्क की मदद से स्वर पठन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा 6 का विद्यार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन क्या हैं? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत जाएगी। तमिल भाषा अर्जन और पंजाबी तथा अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत जाएगी। सभी 3 भाषण पंजाबी, अंग्रेजी व तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत जाएगी, या अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, इसका जो राइट आंसर है 19 का राइट आंसर है वो है फर्स्ट, क्योंकि पंजाबी और तमिल, यानी पंजाबी उसको तो पहले से आती थी, तमिल उसने पड़ोसियों से सीख ली थी, और जो अंग्रेज़ी थी, इंग्लिश, वो उसने स्कूल में अपने यानी विद्यालय में जाकर सीखी थी। तो वो अंग्रेजी जो है वो भाषा अधिगम के अंतर्गत, जो हम लोग अपने स्कूल में सीखते हैं, वो अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास में सफल प्रत्यय स्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सही है। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे को प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। ये भी सही है। तो जो ये दोनों हमारे सही हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। और समग्र भौतिक जो TPR यानी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया जो दी थी वो जेम्स आशेन ने दी थी। किसने दी थी? जेम्स आशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये आशेन लिखा है।
आसेन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश को वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं, जब बच्चे अपने आसपास किसी वस्तु को देखते हैं, घटना देखते हैं या अवधारणाएं मतलब कि कुछ भी देखते हैं और उसके बारे में जब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? खोजबीन परक या कल्पनाशीलता या नियंत्रक रेगुलेटरी या सूचनात्मक? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट है, यानी बच्चा वस्तुएं भी देख रहा है, घटनाएं भी देख रहा है और अवधारणाओं के बारे में उनके बारे में पूछ भी रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा किस मतलब खोजबीन कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खोजबीन परख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स देखिए, ये पेडागोजी बहुत अच्छी है और मैंने पूरे 30 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे को उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, ठीक है। यदि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखते हैं, क्या रचनावादी या संरचनात्मक या समग्र भाषा या संप्रेषणात्मक? तो क्या कहते हैं, एक अध्यापक होने के नाते आप बच्चे को उसके कुल भाषा मतलब यानी सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यदि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी, अगर बच्चे सभी भाषा सीख रहे हैं तो उसमें कुछ मतलब गलत वर्तनी भी गलत सेंटेंस भी लिख दे या कुछ भी गलत लिख दिया, तो आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? क्या रचनावादी कर रहे हैं, संरचनात्मक या समग्र भाषा या संप्रेषणात्मक? तो हम लोग जब सभी भाषा सीखते हैं तो समग्र भाषा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है, समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्य को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? तो उसने क्या कहा है, ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्य को सुनना शामिल करती है। तो क्या होगा, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम, या ना तो टॉप डाउन है और ना ही बॉटम अप उपागम है, या शीर्ष अधोमुखी उपागम यानी टॉप डाउन, या अधो शीर्ष मुखी उपागम यानी बॉटम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 4, यानी बॉटम अप, यानी वो ऊपर से नीचे आ रही है। तो देखिए, ये टॉप डाउन और बॉटम अप होता क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स। जो टॉप डाउन किसे कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पूर्ण से पहले वाक्य सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर ध्वनि, फिर स्वनिम पर यानी अक्षर पे आ जाते हैं, तो उसे हम लोग टॉप डाउन कहते हैं। बॉटम अप यानी अंश से पूर्ण की, सबसे पहले वो यानी अक्षर सीखते हैं, फिर ध्वनि, फिर एक शब्द बोलते हैं, फिर पूरा सेंटेंस बोलते हैं, उसे बॉटम अप। यानी टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना और बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जाना, तो इसे ही कहते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या है। 24 क्वेश्चन नंबर, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री 5 वाक्य को दो बार अंग्रेजी में पढ़ाती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वह पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करे जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? क्या लेखन कार्य कहेंगे, या अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे, या सामूहिक श्रुतलेख कहेंगे, या श्रवण श्रुतलेख कहेंगे?
देखो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है यानी पुनर्लेखन, पुनः लिखना यानी, और फिर 4-4 के समूह में भी काम करने के लिए कहा। तो हमारा देखो, अगर ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, अनुच्छेद श्रुतलेख यानी आर्टिकल सुनकर लिखना, तो ये तो सही है। इसमें कहा भी गया है पुनर्लेख, यानी पहले कहती है ध्यानपूर्वक सुनो फिर पुनर्लेख करो। फिर सामूहिक यानी 4-4 के ग्रुप में, तो इसके जो ऑप्शन है वो हमारे अनुच्छेद श्रुतलेख और सामूहिक श्रुतलेख दोनों ऑप्शन हैं ठीक। तो ऑप्शन दोनों सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भाषा आती है उसे भाषा में कहानी समूह में सुनाएं। यानी एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, मतलब हिंदी की क्लास में अंग्रेजी की कहानी सुनाती है, और शिक्षार्थी से कहती है कि उसे जो भाषा आती है वह उसमें कहानी समूह में सुनाए, यानी वो अपनी भाषा में कहानी सुनाए समूह में। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए, फिर कक्षा की जो सामान्य भाषा है उसमें भी यही कहानी सुनाए। इस क्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? क्या परिभाषा, व्याकरण, लैंग्वेजिंग, या बहुभाषिक नीति, या बहुभाषावाद, या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ट्रांस लैंग्वेज, मतलब यानी बहुत सारी भाषाओं को एक ही साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना, उसे ही ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हों। दूसरा देखते हैं, वे शब्द जिनका हम जैसे सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं, या वे शब्द जिनका लेखन और बोलने में प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखते हैं, भाषा के कौशल यानी उत्पादक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल किसे कहते हैं? बोलना और लिखना, जो बोला और लिखा जाता है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल, ये सक्रिय होते हैं। अब ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? सुनना और पढ़ना, यानी 4 कौशल होते हैं, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में चला जाएगा बोलना और लिखना। अभिव्यक्त यानी बोलकर और लिखकर हम लोग कर रहे हैं, ये सक्रिय हो गया। ग्रहणात्मक यानी सुनना और पढ़ना, ये निष्क्रिय हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहाँ बहुत सारी वीडियो है, आप लोग उनसे देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़े हैं और मॉडल पेपर भी पढ़े हैं, आप लोग वहाँ जाइए और खूब पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए और आप लोग अच्छे से नंबर लाइए। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भाषा शिक्षण के लिए एक व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धतियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संरचनात्मक उपागम, या स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, या श्रव्य भाषिक पद्धति, या द्वैभाषिक पद्धति। तो प्रश्न नंबर जो 27 है उसका राइट आंसर सेकंड, यानी स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूह में बांट दिया, ठीक है। किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखें, वह इसका संक्षिप्त कर लिखे। वह किस समुन्नत करने का प्रयास कर रही है? बुनियादी अंतर प्रतिक्रिया संप्रेषणात्मक कौशल, यानी BICS, यानी संरचनात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता, यानी CALP, यानी विमर्श दक्षता, या समूह परिचर्या। देखो BICS क्या होता है? ये जो घर की भाषा होती है, और CAPL ये हम लोगों के ऑफिस या स्कूल की लैंग्वेज होती है, उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड वाला, ये भाषा जो है वो हम लोगों की स्कूल भाषिक है। क्वेश्चन नंबर
29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद यह किसकी अनुशंसा करती है? सभी बच्चे अपने प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। सही है। सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनके राज्य की भाषा के रूप में शुरू होनी चाहिए, या सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा से में होनी चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका राइट आंसर सेकंड सही है, क्योंकि सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में ही शुरू होनी चाहिए, तो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, ना कि इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लिए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यानी समुदाय, यानी जो समुदाय होता है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, और तो मतलब कि वहाँ पूछा गया मतलब 21 को लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, ये तो नहीं है। सामाजिक भाषिक चर, या परिणामवादी प्रैग्मेटिक चर, या सामाजिक सांस्कृतिक। तो हम लोगों ने कहा है ना, 21 यानी समूह, एक समूह है और किसी एक शब्द को लोग अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सामाजिक भाषिक चर। यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं का मतलब सामाजिक यानी समाज की बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही, और बहुत सारी भाषाओं में अपने अलग अलग तरीके भाषा में 21 को बोल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए, आप लोगों को इनसे बहुत सी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।